हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशाखा तिवारी। इसमें बेटा मैं सामान्य ज्ञान के आपके 41 से 120 के तक के क्वेश्चन लाई हूँ, यानी 41 टू 120 क्वेश्चन है इसमें। आपका ये प्रीवियस ईयर है बीपीएससी का। बीपीएससी के क्वेश्चन जो इसमें आपको बेटा एक नहीं है, सभी है। सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, सबसे क्वेश्चन लिया गया है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है बेटा। तो इसे बहुत ध्यान से करना और आप कोशिश करना कि पहले आप करना और जब ना आए तब मेरे आंसर को सुनना, ठीक है। तो चलिए, डिस्कवरी ऑफ, मैं जैसे बोलती जा रही हूँ उसी के साथ ही आप आंसर देना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। वैसे आंसर सही है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1942 और 1946 के समय ये अहमदाबाद किले में कैद के दौरान लिखे थे। जब ये कैद थे उसी के दौरान, अहमदाबाद किले में उसी के दौरान ये पुस्तक लिखे थे, ठीक है। और इस पुस्तक की खासियत क्या है कि नेहरू सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक के भारत के इतिहास का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। आपको पूछ सकता है इसमें किस, तो सिंधु घाटी से लेकर के, सिंधु घाटी से सभ्यता से लेकर के ब्रिटिश साम्राज्य, यानी कि सबका इन्होंने इसमें अध्ययन किया है, ब्रिटिश, ठीक है, सरकार। अब सेकंड देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी डेट इसमें दिए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता कर लेना है कि कौन सा। वैसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपको जो इंडिया का इसरो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1967, 1969, 1970, 1974। तो किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। 1969 में किस वर्ष स्थापना हुई थी इसरो की? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन का 1969 में स्थापना किया गया था। ये आपको एक बार कमेंट करके लिख भी लेना है या कहीं से भी लिखिए, 1969 इसरो। ये याद करने का तरीका होता है बेटा, 1969 इसरो। इससे क्या होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी पता होना चाहिए आपको, मुख्यालय बेंगलोर में है, बेंगलोर में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी क्वेश्चन आता है, तो बेंगलोर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इसमें से जो मिलाया गया है, मिलान किया गया है, उसमें से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा है, यानी कि सही नहीं मिलाया गया है, कौन सा उसमें है? तो सुमेलित सही नहीं है, सही नहीं पूछा है इसमें। तो आपको देखना है पेट्रोलियम के संकट उपयोग, पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग है, यानी कि पेट्रोलियम के जो भी संघटक, जो भी पेट्रोलियम के उत्पाद हैं उसके और उपयोग बताया गया है। तो बिटुमेन पेंट और एवं सड़क निर्माण, मिट्टी का तेल, जेट वायुयान के लिए ईंधन, पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ के लिए उपयोग और पेट्रोल शुष्क धुलाई के लिए विलायक। तो इसमें आप देखिए कि कौन सा क्या है कि मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें मैच कौन सा नहीं कर रहा है? तो पैराफिन मोम, ये क्या है? मैच नहीं कर रहा है। तो आपको इससे क्या मिल गया कि बिटुमेन का यूज किस में होता है? पेंट और सड़क निर्माण में, मिट्टी के तेल का जेट वायुयान के ईंधन के लिए और पेट्रोल का शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में यूज हो रहा है। तो पैराफिन का यूज क्या है? तो पैराफिन का चिकित्सक कार्य में मलहम बनाने के लिए होता है। इसको क्या याद करना है कि मलहम बनाने के लिए यूज होता है चिकित्सा में, ठीक है। पैराफिन मोम का। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आप बता दीजिए। ये बहुत नॉर्मल 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.4 डिग्री सेल्सियस, कौन सा है इसमें? तो आप सभी को पता होगा वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है। दोनों में से कोई भी आए तो आपको लगा देना, फर्स्ट ऑप्शन सही है। करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो करो या मरो का महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसमें आंदोलन का नाम बोला है तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है।
ये कब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 42 को, ठीक है। इसमें शुरुआत हुआ था, उन्होंने बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में भाषण, ये भी पूछ सकता है कि ये भाषण कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में, बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में हुआ था, ठीक है। भाषण के दौरान इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसे आप इग्नोर नहीं करना और करते चलना है। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें, इसमें सही कथन बताना है। पेट यानी पीईटी, पॉलीइथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नाइलॉन है, ठीक है। एस्टर वे रसायनिक जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल को पेट्रो रसायन कहलाते हैं, से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? सही ऑप्शन है, देखिए, सभी संश्लेषित रेशे यानी सिंथेटिक जो रेशे होते हैं पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, से विविध प्रकार द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये सही बोला है, एकदम 1 नंबर सही बोला है। और आपको ये संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते, ये गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। एस्टर जो है फलों में फलों के महक के लिए जिम्मेदार रासायनिक यौगिक है। किसके लिए? तो उनके में जो सुगंध होता है उसके लिए रसायन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध, ये आपको मैं बताई थी, ये भूगोल का क्वेश्चन है। ये क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध इधर होता है उत्तरी गोलार्ध, और इधर होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के तरफ छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध के तरफ छोटा दिन कब होगा? तो आपको ऑप्शन क्या है? 21 दिसंबर को। कब होगा? 21 जून, 22 सितंबर, 21 दिसंबर, 18 जून। तो 21 दिसंबर को सबसे छोटा होता है। वर्ष के सबसे छोटे दिन को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन में कि सबसे छोटे दिन को क्या कहा जाता है? तो शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा आप लोग जो भी नॉलेज मिलते जाता है उसे भी वह दिमाग में बैठाते चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ये तो कॉमन है आपको सामान्य विज्ञान का, और ये मुझे लग रहा है कि 100% में 50% लोगों को तो पता ही होगा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव की फीमर होती है, जो कि आपके क्या होता है? सबसे बड़ी फीमर जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। इसकी बता दो 50 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर लंबी ये होती है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? कावेरी को, गोदावरी को, पेन गंगा को, नर्मदा को। किसको दक्षिण गंगा, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। और यह महाराष्ट्र, ये भी पूछ सकता है कि ये किस राज्य से होकर बहती है? तो ये महाराष्ट्र, उसके नीचे आ जाओ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के बहती है। एपी सेंटर किससे संबंधित है? एपी सेंटर जो होता है किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी, चक्रवात, भूस्खलन, किससे संबंधित है? तो ये आपको भूकंप से संबंधित है। भूकंप हम किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की पपड़ी के अंदर पर वह बिंदु जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप का फोकस कहलाता है। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप का फोकस कहते हैं। और जो भूकंप फोकस के ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को ही एपीसेंटर या अभिकेंद्र, ये भी पूछ सकता है। सेंटर या अभिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अब बताइए, ये बहुत कॉमन हो गया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आंदोलन के दौरान सेना प्रेरित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया था। कब किया गया था? ये भी पूछ सकता है। तो 1944 को किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है।
दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है। तो अब आप बताइए स्थिति किसमें है, स्थिति डैश में है। तो आप देखोगे कर्क रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा के दक्षिण, मकर रेखा के दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर। तो आपको भूमध्य रेखा मैं पिछले वाले में बताई थी, मकर रेखा क्या होता है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो उसे देख लीजिए, वहां मैंने क्लियर कर दिया है। तो कन्याकुमारी जो होता है भूमध्य रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा के उत्तर कन्याकुमारी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है। ये तो आप सभी को पता है, सबसे दक्षिणी सिरा है। और यह तमिलनाडु राज्य का एक तटीय शहर है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये भूमध्य रेखा के किधर है, तो उत्तर में स्थित है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा। तो आप बताइए कि किस रंग का कागज होगा जो कि सौर ऊर्जा को अधिक अवशोषित करेगा। सफेद, काला, लाल, बैंगनी, कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा, काला। काला उष्मा का अवशोषक होता है, ठीक है, जबकि श्वेत रंग का कागज उष्मा का अवशोषक नहीं होने के कारण धूप ऊर्जा का अवशोषण नहीं के बराबर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में काले रंग का कपड़ा पहन करके नहीं चलना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, गर्मी और लगती है। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं। जानवर सिर्फ जो पौधे खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। अब यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है मांसाहारी, सर्वभक्षी, शाकाहारी। तो देखिए यहाँ पे शाकाहारी लगाना है, क्योंकि जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं तो वो क्या हो गया, जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। और मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सर्वभक्षी जैसे ह्यूमन आ गए इसमें, यानी कि मानव सर्वभक्षी हुए, वो क्या खाते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, तो ये मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। तो मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, इस टीके की खोज रोनाल्ड रॉस ने, यानी डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किया था। ठीक है, चलिए, और ये थॉमसन के थे, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का किए थे, और मैडम क्यूरी आपको पता ही है, गोल्डस्टीन भी आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है, तो आप बताओ सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा है। बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट, पटना का हर मंदिर साहब का जन्म स्थान है। हर मंदिर साहब जो है किसका जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का, महावीर का, गुरु नानक का, गौतम बुद्ध का। तो गुरु गोविंद सिंह का किसका है जन्म स्थान, गुरु गोविंद सिंह का। और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ को स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती हैं, सही है कि गलत है। तो आप बताइए, ये क्या है, सही है। चार्ज करते हैं ना आप, इस छोटी से बड़ी, आप देखे होंगे कि इस समय सोलर प्लेट का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सौर ऊर्जा का नवीकरण है, सौर सेल सिलिकॉन से बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सौर सेल होता है वो किसका बना होता है। सौर सेल, जो सेल बैटरी जो है वो किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है, इसमें से कौन ऐसा फसल है। गेहूं, धान, चना, मटर। इसमें से कौन ऐसा है, तो धान है। आप सबको पता है धान क्या है, एक बहुत जल वाला, और ये खरीफ फसल है। ये भी रबी और खरीफ में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बच्चों को होता है, तो खरीफ फसल इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है। इसको आप ऐसे तैसे कहीं नहीं फेंक सकते हो। तो ऐसा क्यों है, इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पारावाष्प, तो इसमें पारावाष्प होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि CFL का निपटान जो है एक बहुत प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का कारण है, क्योंकि इसमें पारा और न्यूट्रो
न्यूरोटॉक्सिन होता है पारा, जो इसमें क्या होता है, पारा होता है, जो आप Hg पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। पारा जो है ये क्या है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। पारा का उपयोग होने से उच्च स्तर की मस्तिष्क की बीमारी, प्रजनन, इसमें बहुत सारी भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इसका निपटाने का जो है सुरक्षित ढंग से करना चाहिए इसको, ठीक है। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है। पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है। तो इसमें से कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। अब बताओ इसमें वृद्धि की बात आ जाए, शरीर की वृद्धि, तो आपको इसमें क्या जरूरत है, प्रोटीन की। सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की। प्रोटीन मानव के शरीर के ऊतकों का निर्माण, ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीन किसका निर्माण करता है, तो मानव शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है। और प्रोटीन खुद किससे बना होता है, तो अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है, तो अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त करते हैं, तो हम आयोडीन किससे प्राप्त करते हैं, आयोडाइंड नमक से, आयोडाइज्ड नमक होगा, दूध से, चीनी से, दाल से। तो आप आयोडाइज्ड जो नमक होता है उससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। घेंघा रोग जो होता है आपको पता है ये क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होने से घेंघा रोग होता है। गले के पास थायराइड ग्रंथि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। ये क्वेश्चन बेटा आपको ऐसे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चन है, और देखोगे तो आपको अक्सर ये क्वेश्चन कहीं मिलते नहीं है, क्योंकि आप सर्च करोगे तब जाकर के पिछले वर्ड्स का ये क्वेश्चन मिला है। पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। पक्षी अंडे देते हैं, सही नहीं पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। पक्षी अंडे देते हैं, पक्षियों की चोंच होती है, पक्षियों के पंख होते हैं, पक्षी तैरने के लिए, ये तो आप देखते ही लगा दोगे, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं। ये पृथ्वी के चारों तरफ जो ये अदृश्य आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर की बात आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हमारे नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है ये भी पूछ देगा तो 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03% होता है। और आर्गन आपका होता है, आर्गन कितना होता है, तो आर्गन होता है 0.09%, और बाकी अन्य गैसेज होती हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। किसी चीज को जलाने में किस गैस की जरूरत होती है, किसे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की होती है। आप देखते हो कि जब आप कैंडल को रखते हो किसी मान लो जार में रखे और वो जार खुला है तो आपका ये जलते रहता है, लेकिन जैसे ही आप जार को बंद कर दो कैंडल क्या होगा, बुझ जाएगा बंद करने से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, इसलिए वो क्या हो जाएगा, कैंडल बुझ जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को याद रखना, तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। गर्म वायु का घनत्व ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होती है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, हल्की होती है। गर्म वायु क्या होती है, ठंडे की अपेक्षा गर्म होती है। गर्म होने की वजह से वो क्या करती है, ऊपर की ओर उठती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप हॉट बलून को देखे होंगे, इसी सिद्धांत को, हॉट बलून जो होता है आकाश में उड़ता है, ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य पूछ रहा है, यानी कि 12 बजे रात के सूर्य को पूछ रहा है। तो मध्य रात्रि भूमध्य क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, जापान के, तो ये दिखता है आर्कटिक क्षेत्र में। इसमें आप ध्यान से एक चीज सुन लो कि ग्रीष्म संक्रांति के आसपास जो ग्रीष्म उत्तरी गोलार्ध, ये आप ध्यान रखना है, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग 26 जून, लगभग किस 26 जून और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सूर्य पूरे 24 घंटे के लिए दिखाई देता है। 22 दिसंबर 24 घंटे के लिए सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। और ये आपका क्या है कि मध्य रात्रि में सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन, ये दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बोध गया, सारनाथ, सांची, कौशाम्बिक, आप बताइए कहाँ पे है।
तो धमेक जो है सारनाथ में है। ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ स्थित है, विशालकाय स्तूप है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बोल रहा है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 23 जून, 22 अप्रैल, 5 जून, 23 जुलाई, तो ये है 5 जून को। और 22 अप्रैल को पता है आपको अर्थ डे मनाया जाता है, अर्थ डे। ठीक है, अर्थ डे मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय आपको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, प्रसारण दिवस, ये सब ध्यान रखना है, 23 जुलाई को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं? जो मौसम में परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? हवा, वायु, दबाव, आर्द्रता, सूर्य, तो सारे किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण ही होते हैं। ठीक है, मौसम के में परिवर्तन, आप देखते हो कि सूर्य से हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमारे बदलते मौसम का मूल कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऐसे देख लो ना कि जब आप पहाड़ियों की तरफ जाते हो तो वहां क्या होता है, सूर्य बहुत कम निकलता है, जिससे कि क्या होता है, वहां ठंडी ज्यादा लगती है, यानी मौसम वहां ठंडा रहता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें प्राकृतिक आपदा पूछा है, जो नेचुरल हो, तो बाढ़ नेचुरल है, भूकंप भी नेचुरल है, दावानल भी नेचुरल है, लेकिन सड़क दुर्घटना क्या है, मानव से होता है। ठीक है, मानव जनित कारण है। और एक और इसमें सुनामी और आप तूफान, सुनामी, ये सभी प्राकृतिक है। भारत के प्रधानमंत्री प्रति वर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो आप बताइए, प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो किस इंडिया गेट पर, गेटवे ऑफ इंडिया पर, चार मीनार पर, लाल किला पर, तो वो कहाँ करते हैं? आपको पता होगा, वो लाल किला पर करते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? देखो, आसमान में आप पक्षी को उड़ते हुए जब देखोगे तो इसमें किस तरह की ऊर्जा होती है? वो धरती से आसमान की तरफ गया तो उसमें गतिज ऊर्जा तो है, ठीक है, गतिज ऊर्जा है, लेकिन वो आप देखते हो यहां से उड़ा तो उसी में क्या है, फिर यहां गया तो इसमें क्या कर लिया, कुछ समय के लिए स्थितिज ऊर्जा भी आ गई। तो गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं उड़ते हुए जो भी पक्षी होते हैं उनमें। ठीक है, ऊर्जा की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऊष्मा की खोज, ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो ऊष्मा की खोज है वो की गई थी आपको जूल के द्वारा, जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल इनका पूरा नाम है। ऊष्मा की आपको ऊष्मा की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूल का नियम भी जो था तैयार किया और उन्होंने हस्तांतरण से संबंधित है। जूल के नियम आप पढ़े होंगे, वो भी इन्होंने दिया था। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? देखिए ये सब केमिस्ट्री के क्वेश्चन, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? आपको पता है बॉन्ड यानी कि बंधन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयनिक, आयनिक सबसे होता है, उसके बाद सहसंयोजक होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद द्विध्रुव होता है, डाइपोलर जो होता है, और सबसे कमजोर क्या होता है, वॉन्डर वॉल फोर्स, वॉन्डर वॉल फोर्स जो होता है वो सबसे कमजोर होता है बंध, वॉन्डर वॉल बॉन्ड जो होता है। तो आप इसमें देखो हीरा में कौन सा होता है, हीरा में सहसंयोजक बंध होता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया। KCI यानी कि KCI पोटेशियम क्लोराइड बोल रहा है, KCI नहीं एल होगा, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये भी क्या हो गया, ये आयोनिक हो गया, तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद पानी क्या है, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन नियॉन ठोस है तो इसमें वॉन्डर वॉल फोर्स होता है, सबसे कमजोर किसमें हो गया, नियॉन में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? इसमें पूछ रहा है बहुलक यानी कि मोनोमर और पॉलीमर आप पढ़े होगे, तो ये पॉलीमर यानी बहुलक की बात कर रहा है, तो इसमें कौन पॉलीमर नहीं है? देखो सेलुलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, ग्लूकोज, तो सेलुलोज क्या है, पॉलीमर है, ग्लाइकोजन क्या है, ये भी प्रोटीन भी क्या है, पॉलीमर है, लेकिन ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है, ये क्या है, मोनोमर है, ये पॉलीमर नहीं है, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन, पश्मीना से, ये बहुत गर्म होती है, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, ये हाथ से बुनी हो जाती है, इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आपको एक चीज तो पता होना चाहिए कि पश्मीना एक उत्तम क्वालिटी का क्या होता है, वो होता है ये बकरी से, न कि भेड़ से, ये क्या होता है, बकरी से हम इसे प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत गर्म होती है, ये तो सही है, पहला बात सही है। और ये हाथ से बुनी जाती है, ये भी सही है। ये भेड़ के बाल, भेड़ जहां आ गया ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये बकरी से मिलता है। ठीक है, एक प्रकार की पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है और कश्मीरी क्षेत्र के चांगथांग पठार में पाई जाती है। ठीक है, ये चांगथांग पठार में पाई जाती है। ये आपको 2-3 बातें इनके बारे में, और इसकी हाथ से बुनाई होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए और सी, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हॉर्मोन्स नहीं है, कौन सा पादप मतलब प्लांट हॉर्मोन्स नहीं है। तो आपको देखना है, ये है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सिन है, ठीक है, फ्लोरिगेन है और साइटोकिनिन है, ये तीनों प्लांट के हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या है, ह्यूमन हॉर्मोन्स है, यानी कि मानव हॉर्मोन्स है। आपको बता दूं, ये जनरली स्तनपान के अवधि के समय नवजात शिशुओं के दूध के निकलने के लिए ये क्या होता है, इसकी महत्व होती है दूध के निकालने में। ठीक है, और आपको बता दूं कि प्रोमोटर जो होता है ऑक्सिन, आप ये याद कर लो, ये जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये 3 को क्या होते हैं, प्रोमोटर होते हैं। और अवरोधक क्या होते हैं, एसिटिक एसिड और एथिलीन, ये 2 हार्मोन्स जो होते हैं अवरोधक का काम करते हैं। और काल्पनिक विषाक्त पदार्थ फ्लोरिजेन, फूल हार्मोन्स आदि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इसमें से कौन सा विषम है, एक होता है सम, दूसरा होता है विषम। तो वर्तिका अंडाशय, परागकोश रेशा पराग, बीजपत्र जड़ प्लेफ्यूपल म्यूल और परागनली पेलिकल। तो इसमें से आप देखोगे तो कौन सा भिन्न है, तो आपका चौथा भिन्न है, क्योंकि ये जो होता है वर्तिकाग्र, ये क्या होता है, आपके मादा प्रजनन अंग होते हैं, फूल के मादा प्रजनन अंग होते हैं, फूल के मादा प्रजनन अंग होते हैं। उसके बाद आप देखो परागकोश रेशा और पराग, ये नर पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। उसके बाद आप बीज पत्र जड़ और पल म्यूल जब देखोगे तो ये क्या होते हैं, ये सभी भाग जो होते हैं किसके भाग होते हैं, तो ये मूलाकार बीज के भाग होते हैं। ये किसके भाग होते हैं, तो बीज के भाग होते हैं। ठीक है, ये विषम हो गया। अब आपको ऐसे ही पता कर लेना है, ठीक है, कि कौन सा, ये आपको इसलिए कि इसमें आप जब देखोगे कि परागनली फूल के दोनों भाग हैं, जबकि पेलिकल क्या होता है, प्रोटोजोआ प्रोटीन युक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, होशियार मैं सुल्तान डैश हूँ, मुझे गाना बजाना कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है, निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन कर रिक्त स्थान को भरे। इसमें से ये कौन ऐसे शासक थे जो कि गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य उन्हें पसंद था, बहुत पसंद था। तो अफजल खान है, अबुल हसन है, सिकंदर लोदी है, अकबर द्वितीय है। तो वो कौन है, अबुल हसन है। वो कौन है, अबुल हसन है, जो कि कुचिपुड़ी और संगीत के बहुत शौकीन थे। और जो गोलकोंडा के कुतुब शाही वंश के 8वें और अंतिम से, ये भी पूछ सकता है कि अबुल हसन जो है कुतुब गोलकोंडा के कुतुब शाही वंश के 8वें और अंतिम शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, वो कौन थे, तो लॉर्ड रिटन। ये कौन थे, लॉर्ड रिटन थे। सेकंड ऑप्शन हमारा
सही है। ठीक है, इन्होंने कानून 1981 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया, और इसको निरस्त कब कर दिया गया, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे निरस्त भी कर दिया गया, पारित किया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा, और जब निरस्त पूछे तो लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिया था। ठीक है, चलिए 81 में उसको किया था, तो इनका 81 याद कर लो, 1881 इन्होंने इसे निरस्त किया, और लॉर्ड रिटन ने इसको, इस प्रेस एक्ट को क्या किया था, पारित किया था। ठीक है, तो 78 में, 78 81 याद रखो, इनका याद हो जाएगा दोनों का। कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्र नाथ ठाकुर, तो स्वामी विवेकानंद किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी, तो ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार घुमा करके पूछा गया है। तो रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन का आना, तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें महात्मा गांधी ने भी अपना केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, सेफ्टी लैंप का हम्फ्री डेवी, रिसर्च आर्क राइट, जेम्स हरग्रीव्स, एडमंड कार्टराइट, किसने किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये किया था आपको हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने 1815 में। कब किया था, 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का किया था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, प्रारंभ पूछा है, सोम प्रकाश किसने किया था, तो बाल ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर राय, एम.जी. रानाडे, तो वो थे सोम प्रकाश का करने वाले। इस शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसमें किया था, और विद्यासागर 1859 में द्वारका नाथ के संपादन में किया था। संपादन पूछ दे तो द्वारका नाथ विद्याभूषण के संपादन में की थी। ठीक है, ये नील आंदोलन में योगदान के लिए भी याद किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करते हैं, बताओ इसमें से कौन ऐसे है जो केवल नर पक्षी ही करते हैं, कौवा, काली चिड़ी, बीवर और दार्जिलिंग चिड़ी, बुलबुल, तो ये है बीवर और दार्जिलिंग चिड़िया। वो कौन है, बीवर और दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है वो बहुत खूबसूरत क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है, मादा उसकी ओर आकर्षित होती हैं। चलिए, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, भरतपुर पक्षी विहार गुजरात, राजस्थान, असम, बिहार, ये कहाँ है, राजस्थान में है। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो राजस्थान में है। ये इस संरक्षित अभ्यारण्य इसे 1971 में घोषित कर दिया गया है था। ठीक है, कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उच्चतम साक्षरता दर डैश में है, किस में है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तो वो उच्चतर बेटा है आपको केरल में। कहाँ है, तो केरल में साक्षरता उच्चतर। कौन सा युग में सही नहीं है, जम्मू और कश्मीर, जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश, सही है, युग में सही है पूछा है, हिमाचल प्रदेश, धांगला दर्रा, उत्तराखंड, नाथुल दर्रा, सिक्किम, तो ये आप ऑप्शन जब इसमें देखोगे तो आपको सही ऑप्शन फर्स्ट ही है, जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश का क्या होता है, सिपली, हिमाचल प्रदेश का लिख लो सिपली, ये थर्ड हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, और आपको ये जो धांगला दिया है ये होता है लद्दाख का, है लद्दाख, और आपको जो नाथुला है वो सिक्किम का होता है, उत्तराखंड में नहीं, सिक्किम। ठीक है, नाथुला सिक्किम का है, ये याद रखना, दर्रा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है, पटना हवाई अड्डे का नाम कौन सा बदल दिया गया है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय बिहार अड्डा, तो जयप्रकाश नारायण कर दिया। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है, बिहार में जो औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, कच्चे माल की कमी, पूंजी धन की कमी, बिजली की कमी, उपरोक्त, ये सभी है बेटा, सभी यहाँ के कारण है पिछड़ेपन का। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, शहर जो है कौन सा शहर भारत के
पश्चिमी तट पर स्थित है। इसमें से कौन सा ऐसा शहर है? तो आप ऑप्शन पढ़ो और ऑप्शन सही इसमें लगाओ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन है थर्ड, कोझिकोड, गोवा और मुंबई। कर्णनम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये किस भारतीय राज्य की रहने वाली है? कर्णम मल्लेश्वरी। आपको पता होना चाहिए इन लोगों के बारे में भी। तो ऑप्शन थर्ड सही है, आंध्र प्रदेश। अब बेटा मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अब ऑप्शन को डिटेल में नहीं कर रही हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान का प्रस्तावना में शामिल नहीं है? प्रस्तावना में शामिल नहीं है, कौन सा वो है जो कि प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो राजशाही। क्या है वो? राजशाही है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है, तो वो कौन सा है? तो विदेश सरकार द्वारा आक्रमण, ये नहीं जरूरी माना जाता है। लोगों द्वारा संघर्ष, उपनिवेशवाद का अंत, ये सभी जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के, ये सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप सारे ऑप्शन पढ़ो और इसमें से सत्य को चुनो। तो इसमें से वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, ठीक है, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। और भारत सरकार, राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायक, इनके काम ध्यान ले लो। ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये जो कि क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, सिविल सेवक क्या करते हैं? सिविल सेवक क्या करते हैं? वे नीतिगत निर्णय लेते हैं। वो क्या करते हैं? नीतिगत निर्णय लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? इनमें से कौन ऐसा है जो जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? एक क्वेश्चन रह गया बेटा, ठीक है, ये वाला 98 रह गया। ये आपने इसमें से ये वाला थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? भारत के संविधान में, तो वो क्या है? संसद है। मैंने उल्टा पढ़ा दिया। वो क्या है? संसद है, जो कि भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है और अनुच्छेद 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था कि सिविल सेवक क्या करते हैं? तो इन्हें, इसमें मैंने जल्दीबाजी में गलत बता दिया। वे, ऑप्शन पूरा पढ़िए, वे नीतिगत निर्णय लेते हैं, वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं, वे विवादों को सुलझाते हैं। तो सिविल सेवक जो होता है बेटा, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ऐसे संस्थान हैं जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हैं। क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। वे मंत्री, यहाँ पे नीतिगत निर्णय तो मैं देखी लेकिन मंत्री नहीं देखी, तो प्रधानमंत्री और मंत्रीगण ऐसे संस्थान हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? जनमत के निर्माण में, इसमें से कौन ऐसा है जो जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? तो अखबार है, रेडियो, खेल का मैदान है, शैक्षिक संस्थान है, मदद नहीं करता है जनमत के निर्माण में। तो वो क्या हो सकता है? समाचार। आपको देखो, थर्ड, खेल का, समाचार अखबार करता है, और रेडियो और शैक्षिक जो संस्था है जनमत के निर्माण में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिक प्रयोग हो रहा है? तो आप देखिए, आप बहुत यूज करते हैं आप लोग एटीएम कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड, ये किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। तो प्लास्टिक मनी हम कहेंगे कि उसका उपयोग ज्यादा हो रहा है, ठीक है। नीति आयोग के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो इसमें आप, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये हमारा नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। इसकी 1 जनवरी 1915 को, यही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसी व्यवस्था से जहां, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या है? तो मिश्रित का अर्थ हो गया कि क्या हो, पूंजीवाद अस्तित्व में हो, निजीकरण, उदारता, सार्वजनिक और निजी। इसमें क्या है? सार्वजनिक। मिश्रित का मतलब हो गया कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है?
वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, लॉकर सुविधाएं उपलब्ध करना, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। तो ये क्या है, वाणिज्यिक जो बैंक होता है कार्य नहीं है, तो बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, इनका क्या होता है, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना काम ही होता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग ज्यादातर रोटी पसंद करते हैं। जो चीजें इसमें से आप देखोगे तो ये पश्चिम बंगाल और केरल, रोटी नहीं, दोनों जगह के लोग चावल ही यूज ज्यादा यानी भात ज्यादा खाते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला तो गलत हो गया कथन, लेकिन दूसरा सही है कि जो जहां आसानी से उपलब्ध होता है वही चीजें लोग ज्यादा खाते हैं। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो थे किसके शिष्य थे? तो इसमें आप बताइए, अमीर खुसरो जो थे मिर्जा घिया बेग, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग, शेख सलीम चिश्ती किसके थे? तो आप ध्यान दोगे तो ये निजामुद्दीन औलिया के थे। निजामुद्दीन, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के थे, ठीक है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में है? उत्कृष्ट करने के लिए दिया जाता है। तो खेल, वीरता, खेल प्रशिक्षक, समझ। तो ये आपको टीचर है तो टीचर से ही, खेल प्रशिक्षण से ही रिलेटेड पुरस्कार दिया जाता है। जो कोच वगैरह होते हैं उन्हें दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं? किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं? ये एक बेटा जो ओनगी है ये क्या होता है कि लिटिल अंडमान द्वीप ओंगे जनजाति, ये क्या है, ओंगी एक जनजाति है, ओंगी जनजाति है। तो ये लिटिल अंडमान में निवास करते हैं। लिटिल अंडमान पहला हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यम के बारे में सही है? सिंचाई के माध्यम में, तो आप इस सभी ऑप्शन को पढ़ना, तो आपको इसमें क्या दिखेगा कि ड्रिप तंत्र जो होता है फलदार पौधों, बागीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। इस सारे ऑप्शन को आप पढ़ लेना, ठीक है। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें। वो कौन सा द्वीप है जहां त्रिमूर्ति यानी कि तीनों भगवान त्रिमूर्ति का मूर्ति प्रसिद्ध मुंबई से 15 किलोमीटर दूर है? तो ये है बेटा एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं जो है 20 फीट की ऊंचाई वाली छवि के 3 सिर वाले शिव को दर्शाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है। राष्ट्रीय उद्यानों, जब राष्ट्रीय उद्यान की बात आए तो इसमें आपको सबसे पहले क्या, मध्य प्रदेश को ही लगाना है, ठीक है। भारत में कितने हैं? भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान और 566 जो है वन जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 105, और आपको वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो आपके हैं 556, और जिसमें से मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जल्दी जल्दी करने में भी टाइम ज्यादा हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या लिखी थी? एक गीतांजलि कविता लिखी थी जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला था 1913 में। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1913 में, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को। निम्नलिखित का मिलान करें। उच्चावत मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक, तो इसमें ऑप्शन आगे दिया हुआ है, देखिए 113 का रह गया क्या? इसका रह गया, तो इसका मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपको जैसे कि ये जो थीमेटिक होता है, आप थीमेटिक जो होता है मानचित्र, वो सड़कों के लिए, ये ध्यान रखिए बस, वो सड़कों के लिए, सड़कों मानचित्र, वर्षा सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वनो उद्योगों के लिए थीमेटिक होता है, ठीक है। और राजनीतिक जो होता है वो आपका होता है शहरों, कस्बों और गांवों के तथा दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों को सीमाओं का मानचित्र, इसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और जो आपका उच्चावत मानचित्र है या इसको भौतिक मानचित्र भी कहते हैं, ये आपको नेचुरल प्राकृतिक जो चीजें होती है जैसे पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, महासागर आदि जो आपको नक्शे या ग्लोब में दिखाए जाते हैं, नक्शे में दिखाए जाते हैं मानचित्र में, उसको ये दर्शाता है। तो ये आपको तीनों याद है। थीमेटिक सड़क मान लो, उच्चावत या भौतिक जो है उसको आप मान लो कि वो कैसे याद करना है, नेचुरली होता है। और राजनीतिक आ जाए तो ये ध्यान रखो कि जो हमारे जमीन जायदाद होते हैं उनसे लड़ाई होता है, तो उसके लिए है, तो उससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है।
उसके बाद है आपको खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। तो उसको वर्गीकृत किया जाता है निर्वाह कृषि। ठीक है, उसे वर्गीकृत किस में किया जाता है? निर्वाह कृषि में। भारत के किस राज्य में अधिकतर कुल वन क्षेत्र हैं? किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र हैं? किसमें अधिकतम वन्य क्षेत्र है? तो आप जब देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा किसमें दिखेगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है पूछा गया है। तो इसमें आप लॉन टेनिस खिलाड़ी जब देखोगे तो इसमें आपको ऑप्शन दिखेगा राफेल, रोजर, टाइगर, सेरेना। तो सेरेना विलियम्स है, रोजर फेडरर भी है, राफेल नडाल भी है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? थर्ड। नहीं पूछा है इसलिए थर्ड हो जाएगा। आपको निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? किस मानचित्र का घटक कौन नहीं है? तो मानचित्र के घटक 3 होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो कौन नहीं है? त्वरण नहीं है। ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो ये आपको कप ट्रॉफी याद रखना है कि किससे संबंधित है। तो ये आप जब देखोगे तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? संतोष ट्रॉफी। कौन सा? फुटबॉल से है तो संतोष ट्रॉफी है। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? प्रथम आवासीय, जिसमें मतलब हॉस्टल भी था, आवासीय विश्वविद्यालय, वो है हमारा नालंदा, जिसको कि आप सभी को पता है मुस्लिम आक्रांता जो बख्तियार खिलजी था उसको नष्ट कर दिया था। भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग प्रयोग होता है? नारंगी, सफेद, हरा, उपयुक्त सभी। चलिए हमारा यहीं पे सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।